इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज रोग और रोग निदान के बारे में पढ़ेंगे। आज का रोग है आपको नक्सीर या नक्सीर फूटना, नोज ब्लीड या आपको एपिटेक्सिस, नाक से खून आना या नाक से रक्तस्राव होना। एक कॉमन रोग है। ज़्यादातर आपको इसको नक्सीर के नाम से हम जानते हैं। अब देखते हैं ये नक्सीर हमारे नाकों का ही एक इम्पोर्टेंट रोग है। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको नाक के विभिन्न रोगों के बारे में जब अध्ययन किए थे, उसमें आपको नक्सीर के बारे में हम बताए थे। आज नक्सीर के ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि कहाँ का रोग होता है और क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों की मदद से इस रोग को हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपको नक्सीर, है ना, नाक से रक्तस्राव होना। इसका दो प्रकार होता है। सबसे पहले आपको इंटीरियर एपिटेक्सिस देखिए, आपका नाक का आपको अगला भाग, ये सामने वाला भाग जो है अंदर का अगला भाग, इसमें सेप्टम वाले भाग से, इसके अंदर सेप्टम होता है जो नाक नोजल आपको कैविटी के दो भागों में बांटता है ना। तो सेप्टम वाले भाग से आपको ब्लड की कैपिलरीज जब टूट जाती हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है। आपको इंटीरियर एपिटेक्सिस के नाम समझाते हैं। उसके बाद आता है पोस्टीरियर एपिटेक्सिस, नाक के पीछे वाला भाग, ये वाला भाग जो है, जौन आपको उस भाग से अगर आपको वहाँ की कैपिलरीज अगर फट जाती है, टूट जाती है ना, तो फिर वहाँ से जो ब्लीडिंग होती है उसको पोस्टीरियर भाग से होने वाला ब्लीडिंग कहते हैं। पोस्टीरियर एपिटेक्सिस उसको कहते हैं। ये ज़्यादातर आपको मतलब एडल्ट एज से ऊपर, ओल्ड स्टेज में, इसको बुढ़ापी अवस्था में आपको एक रोग इस तरह को देखने को मिलते हैं। देखिए, ये रोग जो है किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है ना, किसी भी उम्र में, है ना, किसी भी रोग को किसी भी व्यक्ति को हो सकता है ना। लेकिन ज़्यादातर आपको हम लोग बच्चों में देखने को मिलता है। 2 से लेकर 10 साल के बच्चे या 15 साल के बच्चे जो होते हैं उनमें ज़्यादा आपको पाया जाता है। और युवा में आपको 50 से 80 वर्ष यानी बुढ़ारी अवस्था में या ओल्ड स्टेज में कहिए उसको, वर्ष में आपको एक बार ज़रूर देखने को मिलता है, या नहीं भी हो सकता, वो होता भी है। अब देखते हैं इसके लक्षण, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं एपिटेक्सिस का, यानी आपको नाक से ब्लीडिंग होना। एक कॉमन रोग में आपको नाक से खून आना, कम मात्रा में आना या ज़्यादा मात्रा में आना, है ना। कलर भी भिन्न भिन्न तरह का हो सकता है। डीप आपको रेड कलर भी हो सकता है और आपको ब्लैक कलर भी हो सकता है ना। और ये जो है नाक के एक भाग, यानी आपको इंटीरियर पार्ट से भी हो सकता है या पोस्टीरियर पार्ट से भी आपका ब्लीडिंग हो सकता है, या दोनों आपको भाग से ब्लीडिंग हो सकता है। अगर ये जो है पोस्टीरियर पार्ट से ब्लीडिंग होता है तो वो ब्लड जो है नोजल कैविटी के माध्यम से हमारे आपको आंतों में, है गले में, गले में जब जाती है तो फिर गले के स्वाद को ख़राब कर सकती है। कुछ अजीब सा आपको महसूस होता है, वहाँ पर वोमिटिंग भी हो सकती है और मिचली जैसे महसूस होने लगती है जब ये गले के अंदर में जाती है। तो कारण देखेंगे कौन कौन से कारण से आपको नाक से ब्लीडिंग हो सकता है। देखिए, हमारे नोजल कैविटी में जो हम सांस लेते हैं तो नोजल कैविटी का पोस्टीरियर वाले पार्ट्स में आप जो भी आपको हवा जाती है वो आपको नम हो जाती है ना। तो कभी कभी जो है कम नमी वाली हवा या ड्राई हवा, सूखी हवा
शुष्क हवा जो हमारे नाक के अंदर प्रवेश करती है तो हमारे नाकों के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको आपको ड्राई कर देती है, सूखा कर देती है ना। और सूखने के बाद में उसमें पपड़ी बन जाती है ना। और पपड़ी वो टूटने लगती है। जब हम इसको रगड़ते हैं या उसमें इरिटेशन महसूस होता है तो हम किसी वस्तु से या अंगुलियों से उसको निकालने की कोशिश करते हैं, साफ़ करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से महीन कैपिलरीज आपको टूट जाते हैं और फिर उससे ब्लड आने लगती है। ये कारण हुआ। और अन्य कारण में आपको नाक के अंदर कोई कड़ी वस्तु से हम अगर टच कर देते हैं या उसमें मतलब अचानक अगर उसमें घुस जाता है तो वहाँ से भी आपको खरोंच लगने के चलते भी ब्लीडिंग हो सकती है। या सेप्टम है ना, सेप्टम नाक का जो सेप्टम जो नोजल कैविटी को बांटता है, सेप्टम अगर टूट गया तो उसके चलते भी आपको ये हो सकती है, बीमारी आपको हो सकती है। या चोट लगने के कारण भी हो सकती है या सेप्टम के टूटने के कारण भी हो सकती है। चेहरा पर चोट लग जाता है तभी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। अन्य कारण में आपको साइनोसाइटिस रोग होने पर भी या आपको रेनिटाइटिस नॉन एलर्जिकल या एलर्जिकल रूप में भी आपको होने पर भी आपको ये रोग हो सकता है। ब्लड को पतला करने वाली औषधियाँ जैसे आपको मॉडर्न साइंस में जैसे एस्पिरिन का प्रयोग या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का प्रयोग करने से भी आपको नाकों से ब्लीडिंग हो सकती है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ है ना जिसका बैड स्मेल होता है उसके चलते भी आपको नाकों से ब्लीडिंग हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवा का प्रयोग करना या हाई ब्लड प्रेशर हो जाने के फलस्वरूप भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। गर्भावस्था में या किसी यंग लेडीज़ में, लड़कियों में जब आपको ब्लीडिंग नहीं आता है, इरेगुलर ब्लीडिंग रहता है, उस समय भी नाकों से ब्लीडिंग होना आपको देखा गया है ना। नोजल पॉलिपस के चलते या किसी केस में वंशानुगत हेरिडिटिकल रूप में भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। अब देखते हैं इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप ए ग्रुप की औषधि A1 या A2 या A3 तीनों से कोई औषधि है आप 10th डाइल्यूशन में या 30 डाइल्यूशन में बी के साथ 30 डाइल्यूशन में आप पीने को दीजिए, आपका ब्लीडिंग रुक जाएगा। दूसरा नंबर में आप बी का है ना ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का 2 से 5 ड्रॉप है ना आप 1 कप पानी में 1 कप वाटर में आप दे सकते हैं पीने के लिए। 2 से 3 बार आपका ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। तीसरा नंबर में आप एक्सटर्नल में बी का है ना और A2 का बी और A2 का आप कंप्रेस या प्लग है ना कॉटन में प्लग बनाकर डाल सकते हैं नाकों के अंदर, या आप ड्रॉप बनाकर भी आप D4 से लीजिएगा। इसको D4 से ड्रॉप बनाइए, नोजल ड्रॉप के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, आपका ब्लीडिंग रुकेगा। हाँ, अगर उसमें कहीं सेल टिश्यू अगर डैमेज हो रहा था तो फिर सी ग्रुप की औषधि भी उसमें ऐड कर सकते हैं। उस पीरियड में फीवर अगर हो जाता है तो फिर एफ ग्रुप को भी आप जोड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त में इंजेक्शन नंबर है ना, इंजेक्शन नंबर जो है आप इंजेक्शन नंबर 27 है ना, इंजेक्शन नंबर 27 बहुत अच्छी कार्य करती है। इसके अलावा आप 13 नंबर इंजेक्शन भी आप दे सकते हैं और इसके अलावा आपको 29 नंबर इंजेक्शन भी आप लगा सकते हैं। ये 27 नंबर पहले आप लगाकर ब्लीडिंग को बंद कर सकते हैं। अगर उसमें सेल टिश्यू का अगर कहीं डैमेज हो रहा है तो वहाँ पर आप C13 को लगाएंगे तो भी आपका ब्लीडिंग आपका बंद होता है ना। ये आपका हुआ
आपका पॉलिपस और पॉलिपस में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों को कैसे देकर हम ठीक कर सकते हैं।